हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग जेकेपीएससी की क्लासेस में। आज हमारी थर्ड क्लास है जी। हमने फिलोसफी डिस्कस कर लिया, हमने रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो डिटेल में पढ़ लिया। अब कुछ एक बच्चे हैं, किसी का ये ओपिनियन, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, तो किसी का ओपिनियन होता है कि मैम इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, मोटा मोटा सा करवा दो जल्दी जल्दी। सो पॉइंट ये है कि अभी आपके पेपर की डेट नहीं आई है। सो मैं ऐसे थोड़ी ना है कि आप बोल रहे हो कि पेपर आपका जो है ऊपर ऊपर से आता है तो मैं भी बिल्कुल ऊपर ऊपर से करवा दूं। वो तो नहीं होता ना बीइंग अ टीचर। सो मैं तो अच्छे से ही करवाऊंगी ना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देके। अब आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, आपको जो है डिटेल में पढ़ना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं और मेरी बात मानते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। इन चीजों को इंजॉय करके समझ के पढ़ोगे, इन लोगों की लाइफ के बारे में जानोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। रटना नहीं पड़ेगा ऊपर ऊपर वाली चीजों को। ठीक है। सो वो चीज है जी। सो मैं अपने हिसाब से ही करवाऊंगी, जिसने जिस तरीके से पढ़ना है वो पढ़ सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ आता है डिटेल में और उनको बहुत मजा भी आता है कि बहुत बढ़िया लेक्चर था। सो थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स जो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ठीक है मैम, बहुत अच्छे से समझ आया। मैंने पहले से पढ़ भी रखा था टैगोर, बट स्टिल मैंने दोबारा से जब ये वीडियो देखी तो बहुत सारी नई चीजें भी देखने को मिली। ओके। सो वही चीज है जी, जो आपने पुरानी वीडियो देख भी रखी होगी गांधी की भी। सो उससे कुछ अलग तरीके से और कुछ नई इंफॉर्मेशन समझाते हुए आपको जो है पढ़ाया जाएगा। और डेफिनेटली इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको स्टोरी स्टोरी बता रही हूँ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं डाली गई हैं। नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें डाली गई हैं, आपके पीवाईक्यूज के बेसिस पे भी चीजें डाली गई हैं, ताकि इनसे आपका वो होता है ना, होलिस्टिकली आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। ओके। और बाकी जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि मैं रोज क्लास डाल रही हूँ या जो है बहुत मोटी मोटी क्लास डाल रही हूँ। नहीं, मैं अच्छी वाली क्लास डालूंगी, चाहे एक दो दिन लग जाए बीच में। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला था, डिस्कशन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो, कि मैं बीच में मुझे नेट के क्वेश्चंस करवाने हैं बच्चों को। सो वो चीजें चलेंगी क्योंकि नेट का पेपर आप लोगों से पहले है। ओके। सो पेपर 1 के पीवाईक्यूज वगैरह और रिविजन मैराथन वगैरह डलनी है। सो वो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस के चक्कर में वो चीजें छूट जाएंगी। ओके। सो वो भी डलेंगी, ये भी डलेंगी, इनका भी लेट है एग्जाम। सो इट्स लाइक जब जब वीडियो डले तब तब तो इसके नोट्स बना लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उतना तो पढ़ लो कम से कम। ठीक है, डायरेक्ट साथ साथ। सो आपको टाइम भी मिल रहा है बीच में एक दो दिन का, कि आप जो है उसके नोट्स बना लो एटलीस्ट, जो लंबी वीडियो थी उसके। ओके। सो आज हम गांधी को स्टडी करेंगे जी। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो आप जो है इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्रीली आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, जब आपका पेपर आएगा उससे पहले होंगी चीजें। क्योंकि अगर अब आपको 2 दिन में या एक दिन में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास मिल रही है, तो हो सकता है जब डेट आ जाए और हमें सिलेबस पूरा करना हो तो 2 क्लासेस भी मिल जाए आपको एक दिन में। सो इसलिए फोकस, जितना आपने पढ़ रखा है या जो मैंने पहले करवा रखी है उनसे रिवाइज कर लो, चीजें करो, अपने आप को कंपाइल करने की कोशिश करो। अदरवाइज मैं तो करवाऊंगी ही इन क्लासेस में। ओके। चलिए जी, पहले ऑब्वियसली इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं ये, और वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत इनको जानता है, नहीं। सो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, हम सबको पता है। एपोस्टले ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इनको बोला जाता है। एक तरीके से शांति और अहिंसा की मूर्त इनको माना जाता था। ठीक है एक्चुअली। फिर गांधी जी जो है, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आई थिंक टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप कंपेयर करके ध्यान रखिए किसका कब जन्म हुआ, एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में लोगों के नाम मेंशन है उनके बारे में। ओके। क्योंकि वो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन था बाद में कौन था। ओके। सो देन उनके ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ या आप जो है बर्थ ईयर के हिसाब से ही चीजों को अरेंज करेंगे। सो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। गुजरात की एक कोस्टल सिटी है, यानी समुद्र के किनारे जो है आपको ये शहर देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को, इसीलिए गांधी जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है इनके बर्थडे पे। ओके। ये बहुत ऑर्डिनरी बच्चे थे, साधारण से बच्चे थे। इनकी मदर का काफी बड़ा रोल रहा है इनकी लाइफ, इनका करियर जो है वो शेप करने में। क्योंकि ये सिर्फ 7 साल के थे जब इनकी फैमिली जो है वो राजकोट शिफ्ट हो गई थी, जहां पे इनके फादर जो हैं करमचंद गांधी
सो वो दीवान का काम कर रहे थे और वहां पे ही फिर गांधी जी ने जो है एक प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल वहां पे राजकोट से पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने मैट्रिकुलेशन की हाई स्कूल से और बाद में एक कॉलेज, सामलदास कॉलेज भावनगर में वो ज्वाइन कर लिया। ओके, 1885 में जो है इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। उस टाइम तक इनकी शादी भी हो चुकी थी। ओके, तो वही चाइल्ड मैरिज के जो है ये शिकार रही हैं। ओके, सो देन अब इनके फादर नहीं रहे हैं, इनकी मदर चाह रही है कि ये बाहर चले जाएं यहाँ से और बाहर जाके पढ़ाई करें। अब क्योंकि ये बनिया थे, तो वो होता है ना उस टाइम पे वैश्य या जो बनिया होते हैं उनको बाहर जाना यानी समुद्र लांघना या अपनी टेरिटरी से अगर आप बाहर जाते हैं तो आप जो है क्या हो जाते हैं, वो मतलब इट्स लाइक सही इंसान नहीं रहते या आपकी वैल्यूज धुल जाती हैं। सो कंटामिनेट कर देता है एक इंसान को अगर आप जो है समुद्र क्रॉस करते हैं, तो ये माना जाता था। इसीलिए इनकी कास्ट के जो लोग थे वो ऑफेंड हो गए और फॉर्मली इनको जो है कास्ट से भी बेदखल कर दिया गया, या जैसे देश निकाला होता है ना, तो इन्होंने अपनी जाति से बाहर निकाल दिया इनको। ठीक है, सो बस बट लेकिन ये 1888 में अपने जो है एट द एज ऑफ 18 ये कहाँ पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं। वहां से अच्छा, लंदन में भी इनकी लाइफ इजी नहीं रही है। ठीक है, सो इंग्लैंड जाते हैं ये, तो ये क्या है जी, फर्स्ट फ्यू डेज जो है वो बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन वहां पे इनको दो भाई मिले, थियोफिस्ट ब्रदर्स मिले, और वहां पे उन्होंने सर एडविन एर्नोल्ड की एक ट्रांसलेशन थी भगवद गीता की, वो चीज वो उनके पास देखते हैं। ठीक है, सो वहां से उनको समझ आता है धीरे धीरे कि अलग अलग रिलीजन्स हैं और उनको हर एक रिलीजन के बारे में जानने की इच्छा होती है। सो रिस्पेक्ट जो है वो जागृत होती है सभी रिलीजन के लिए। ओके, और वो काफी इच्छुक हो जाते हैं कि उनको जो है अपनी अर्ली लाइफ में ही, मतलब इट्स लाइक हमें अभी जो है क्या करना है, सभी रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है, जानना है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट सत्या, क्योंकि अब ना ये मैंने इंफॉर्मेशन इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी की लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वो अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ ही पता चल जाएगा, बट कुछ एक सिलेक्टेड चीजें डाली गई हैं। सो गांधी जी जो है वो बाहर जाके भी उन्होंने रेसिज्म और बहुत सारी चीजें फेस की। सो जोहान्सबर्ग में सबसे पहली बार 1906 में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सत्याग्रह जो है वो शुरू किया, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो एशियंस के खिलाफ साउथ अफ्रीका में लगाई गई थी। सो उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए मतलब एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था ना उन रेस्ट्रिक्शंस के लिए। सो वो रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के अगेंस्ट जो है इन्होंने क्या किया कि हटाओ इनको, एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है इन्होंने शो की, तो इसको फर्स्ट सत्याग्रह बोला जाता है। 1906 में किया था। ठीक है, कि उन्होंने बहुत सारी मास मीटिंग्स की, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, एनकरेज किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस जो है वो अपनाएंगे, क्योंकि ये लॉयर थे, इनको एटलीस्ट लीगल चीजें तो पता ही थी। गांधी जी ने वहां पे भी बहुत बार जो है वो जेल में इनको जाना पड़ा, इंक्लूडिंग एक फेमस 1913 का वॉलक्रॉस्ट सत्याग्रह। वॉलक्रॉस्ट सत्याग्रह भी है, तो नाम याद रखिए कि अच्छा वॉलक्रॉस्ट सत्याग्रह या पहला सत्याग्रह जो जोहान्सबर्ग में, ये गांधी जी के जो है लीड किए हुए सत्याग्रह है। ओके, गांधी ने जो है फोनिक्स सेटलमेंट जो है डर्बन में 1904 में ये फाउंड किया, या इसके फाउंडर हैं ये। फोनिक्स सेटलमेंट एक तो कहाँ है, डर्बन में है, ये आपको पता हो। ये भी एक कम्युनिटी लिविंग एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू किया था, कि वहां पे इट्स लाइक होता ना कि एक अगर आप अलग अलग उंगलियों को कंसीडर करेंगे, या जो एक वो एक यूनिटी वाला जो एक एग्जाम्पल या एक अपनी स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर ये 5 मुट्ठी, मतलब ये 5 उंगलियां साथ में और मुट्ठी बना रही है, सो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर देन सिंगल। जैसे वो एक किसान की भी स्टोरी होती है ना, कि वो अपने बच्चों को बुलाता है और वो लकड़ियों का एक गठड़ी सी देता है, तो वो इकट्ठी लकड़ियों की गठड़ी को नहीं तोड़ पाते, लेकिन सिंगल तोड़ देते हैं। सो वो जो यूनिटी वाली चीज थी वही यहाँ आपको नजर आएगी, कि कम्युनिटी लिविंग, यानी अब वहां पे इंडियंस या जो एशियंस हैं वो अब इकट्ठा रहेंगे एक जगह पे। ठीक है, ताकि उनको जो है हानि ना पहुंचाई जा सके, या वो साथ में मिलके जो है सत्याग्रह कर सके। ओके, सो वो फोनिक्स सेटलमेंट के नाम से डर्बन में 1904 में गांधी जी ने ये चीज शुरू की। उसके बाद उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म भी 1910 में जोहान्सबर्ग के पास ही, क्योंकि ये फोनिक्स सेटलमेंट वाला आइडिया सही बढ़िया था, हिट था, तो वहां पे भी इन्होंने जो फॉलोअर्स थे नॉन वायलेंस के, वहां पे भी टॉलस्टॉय फार्म जो है वो जोहान्सबर्ग में शुरू किया। सो इनके आप ये एक्सपेरिमेंट्स हैं एक तरीके से, जो कि किससे रिलेटेड हैं, सत्याग्रह या वहां पे जो लोग रहेंगे कम्युनिटी लिविंग। बट आपको ये पता हो टॉलस्टॉय फार्म, फोनिक्स सेटलमेंट, ये गांधी जी से रिलेटेड है, और गांधी जी ने जो है ये दोनों चीजें कहा थी, साउथ अफ्रीका में थी। ओके,
इनिशिएटिव तो यही था कि सेल्फ रिलायंस को फोस्टर करना, कम्युनल हार्मनी, भाईचारा, सांप्रदायिक दंगे ना हो, वो चीजें ध्यान रखना, सब लोगों की एक तरीके से एकता वहां पे बनाए रखना, और उनको प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए भी हम ट्रेन करेंगे ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें। ओके, हिज मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और जो सिविल डिसोबीडियंस थे उनका काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला, और साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस जो है वो आपको देखने को मिला 1912 में जो है वहां पे बनी, और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपको उसका देखने को मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, थ्रू हिज एक्टिविज्म और जो नेगोशिएशंस थे, गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल ऐसे पास अपने एक एक्ट पास करने पे मजबूर कर दिया। उस एक्ट का नाम है इंडियन रिलीफ एक्ट 1940। ओके, बस 1915 में जनवरी में ये आ जाते हैं वापस अपने देश, सिर्फ एक ही भावना, एक ही एम्बिशन के साथ कि उनको अपने लोगों को सर्व करना है, टू सर्व हिज पीपल। ओके, इनफैक्ट वो उनका इंटेलिजेंस ही अगर आप देखेंगे ना तो वो साउथ अफ्रीका में तो पता था सबको, यहाँ नहीं पता था क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं जानते थे उनको, साउथ अफ्रीका वालों को पता था। बट वो होता ना कि इंडिया ने वो चीज रियलाइज नहीं की कि एक ग्रेट सोल इन बेगर्स ग्रैब गर्व। ठीक है, सो वो ये बात किसने बोली? अपने टैगोर ने बोली, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े भी थे। सो टैगोर ऑब्वियसली एक पोइट रहे हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने ये चीज बोली कि एक भिखारी के वेश में एक बहुत महान आत्मा जो है आपके बीच में है। ये चीज बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुई थी, बिकॉज उनके इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि वो कितना इंटेलिजेंट है और कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सरकार के जो है वो नाक रगड़वा दी थी, तो वो चीजें नहीं पता थी। ओके, तो जो फर्स्ट ईयर रहा गांधी जी का, उन्होंने क्या किया कि पहले देश को पढ़ना पड़ेगा, तो वो पूरा देश घूमते हैं पहले एक साल, और वो भी किस एस्पेक्ट या किस माइंडसेट के साथ? अपना मुंह बंद और कान खुले रख के, यानी आसपास के लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसा कल्चर है, क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जानने के लिए वो कान खुले रखते थे, लेकिन बात ज्यादा नहीं करते थे। ओके, तो जब लास्ट में आप देखेंगे कि पूरा देश उन्होंने घूम लिया, तो उन्होंने साबरमती रिवर के किनारे जो है आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद में अपना एक आश्रम जो है वो यहाँ शुरू करते हैं 1915 में, जिसको हम सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं। ओके, कई बार इनके ये बोल देते हैं ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये जो टोल्स्टॉय फार्म है या जो ये साबरमती आश्रम या सेवाग्राम आश्रम, इनको इनके प्लेसेस भी बोल देते हैं कि ये एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स जो है ना इन्होंने यहाँ पे किए। एज सच एजुकेशनल बोल लो या एक्सपेरिमेंट्स बोल लो, बट क्योंकि एग्जाम्पल एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट के रूप में इनका ध्यान रखना आता है क्वेश्चन कि ये किससे रिलेटेड है, तो टोल्स्टॉय फार्म, साबरमती, सेवाग्राम आश्रम, ये रिलेटेड है जी गांधी जी से। टोल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में है, ये बाकी जो दो है वो इंडिया में है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग भी ये देते थे ताकि आप जो है अपना पेट खुद भर सके और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट वहां पे हो सके। एक सेवा सदन वर्ड होता है, वो अलग है, कहीं सेवा सदन सेवाग्राम देख के आप कंफ्यूज हो। सो सेवा सदन जो है वो पंडित रामाबाई रानाडे इनका इनसे रिलेटेड है, और मोस्ट सक्सेसफुल जितने भी वुमेन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उनमें से मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन इसको माना जाता है। ओके, अब वो आ गए हैं, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है अपना यहाँ पे। तो पहला सत्याग्रह चंपारण में होता है। बिहार से एक इंसान राजकुमार शुक्ला जो किसान थे वो उनसे आग्रह करते हैं कि आप प्लीज यहाँ आओ, हमें बचा लो, और ये जो है बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिगो प्लांटर्स को। इंडिगो यानी एक डाई होती थी, तो वो मतलब बाद में आई है ना ये रेडीमेड डाई, तो वो इंडिगो जो है वो उगाना पड़ता था, तो वो उनको बाध्य किया जाता था, और बहुत सारी चीजें थी, बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे चंपारण की। सो वो चंपारण में इनका पहला सत्याग्रह वहां पे हमें देखने को मिलता है। गांधी जी को वहां से लीव करने को बोला गया कि आप जाइए यहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला, बट उन्होंने मना कर दिया, और बाद में शर्मिंदा होके मैजिस्ट्रेट ने ही जो ट्रायल है वो पोस्टपोन किया और उनको बिना बेल के रिलीज भी कर दिया। ओके, क्योंकि पकड़ लिया था। सक्सेस जो है उनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, अब लोग यहाँ पे इंडिया में उनको जानते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उनका जो है यहाँ पे उनको उनके लिए एक रेपुटेशन बनाने का काम करता है कि अब लोग उनको यहाँ पर भी जानते हैं, और कि क्या जो है उनकी स्ट्रैटेजी, क्या चीजें हैं, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे अब फेमस होना शुरू होंगे गांधी जी। ये फर्स्ट उनका सत्याग्रह यहाँ पे था। वहां पे वो अपना वही जो फोनिक्स सेटलमेंट की, और फिर 1906 में पहला जो हसनबर्ग में किया, 1913 में भी वोलक्रस सत्याग्रह हुआ, तो वो सत्याग्रह वाला जो आइडिया है वो चलता ही रहेगा यहाँ पे। ओके, देन 1900 बहुत बड़ा, वैसे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुआ 1920 में, उसमें भी इनका काफी बड़ा रोल है। फिर वो चोरी चौरा का हत्याकांड हो जाता है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा।
ओके। बट 1930 का सोल्ट मार्च या सोल्ट टैक्स मतलब कि टैक्स लग रहा था अगर आप सोल्ट बनाते हैं तो, ठीक है। सो वो चीज के लिए इन्होंने आवाज उठाई कि आप समुद्र के किनारे आपकी आजीविका कैसे चलेगी, आप सोल्ट बना के बेचोगे तभी चलेगी। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों ने जो है ये दांडी मार्च में हिस्सा लिया, ठीक है। कहाँ से कहाँ थी ये सॉल्ट मार्च था दांडी तक, अहमदाबाद से दांडी तक, ठीक है। 241 मील्स ये चल के गए थे और सोल्ट खुद बनाने के लिए। तो वहां पे इन्होंने वहां पे रूल तोड़ा, फिर इनको अरेस्ट किया गया, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पर भी उनकी जीत हो जाती है। ओके, देन आउटब्रेक हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। गांधी जो है इंटेंसिफाई करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का सहारा लेके कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, और 1942 में फिर वही क्विट इंडिया आंदोलन चलता है, डू और डाई वाली सिचुएशन सॉरी, डू और डाई वाला जो है नारा ये देते हैं कि या तो करो या मरो, ठीक है। यही हमारा जो है, अब तो हमें क्या चाहिए, अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए, कि या तो हम अल्टीमेट फ्रीडम चाहते हैं या फिर हम बस मरेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सो करो या मरो का नारा जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिया था। सो ये ओवरऑल गांधी जी के बारे में चीजें हैं। उसके बाद 1900 आप ये देखेंगे कि 1948 में जब वो एक शोक सभा में गए हुए थे तो वहां पे उनको गोली मार दी जाती है और गिरते गिरते ओ गॉड उनके जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं। तो 1919 से लेके 1948 तक जो है वो आप बिल्कुल ऐसे सेंटर में देखेंगे, इंडियन स्टेज के सेंटर में आपको गांधी जी नजर आएंगे, ठीक है, कि कैसे उन्होंने पूरी बागडोर जो है वो संभाली है। सो एक तरीके से बापू को ट्रू हीरो जो है वो माना जाता है। बापू क्यों बोलते हैं, बापू किसने बोला, बापू बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, तो ये बापू का टाइटल या फादर ऑफ नेशन, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है, हम बोलते हैं उनको फादर ऑफ नेशन, बट ऐसा नहीं है कि वो नेशनल पर्सनैलिटी है या हमने ऑफिशियल जो है वो डिक्लेयर कर रखा है कि वो हमारे फादर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, बट मानते हैं सब लोग। तो राष्ट्रपिता बापू फादर ऑफ नेशन, ये बात जो है सुभाष चंद्र बोस ने बोली थी। टैगोर ने इनको महात्मा बोला था, जो हमने देखा भी था कि कैसे बेसिक एजुकेशन के टाइम पे टैगोर ने जो है इनके यहाँ टीचर्स भी भेजे थे, वहां से इन्होंने टीचर्स बुलवाए थे। तो फिर टैगोर को इन्होंने वापस से गुरुदेव बोला था अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है। तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन है। सो बापू एक ट्रू हीरो आपको नजर आएंगे। उन्होंने पूरा पॉलिटिकल सीन ही चेंज करके रख दिया था इंडिया में। ये हमने देखा कैसे जो है फर्स्ट सत्याग्रह से लेके अपनी डेथ तक पूरा सेंटर में रहे हैं वो, कि बस बापू क्या कह रहे हैं उनकी बात देखने को, तो वो मतलब अपनी बात मनवाना जानते थे किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ऑफ नो लेस इंपॉर्टेंस जो उन्होंने अनटचेबल्स के लिए किया, वो भी मतलब हेड्स ऑफ वाली सिचुएशन है कि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो है उनको, जो कास्ट की या सोशल इनडिग्निटी की जो एक दलदल में वो फंस गए थे, उनको उनसे बाहर निकाला। मोरल इन्फ्लुएंस आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी का, तो मेजरली नॉन वायलेंस के अराउंड, ट्रुथ के अराउंड वो जो है घूमती हुई आपको नजर आएगी। वो एक जो है इम्पेरिशेबल गिफ्ट जो है ह्यूमैनिटी के लिए माने जाते हैं। गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था 1937 से लेके 1948 के बीच में नोबेल पीस प्राइज के लिए, बट मिला नहीं था, ठीक है। तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो एनुअली महात्मा गांधी पीस प्राइज भी देती है सोशल वर्कर्स को, वर्ल्ड लीडर्स को या सिटीजन्स को। और वर्ल्ड लीडर्स की बात हो रही है तो उनमें से सबसे फेमस नेल्सन मंडेला है, जो साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल, लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल टू इरेडिकेट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। सो वहां पे जो एक प्रोमिनेंट नॉन इंडियन रेसिपिएंट अवार्ड, मतलब नॉन इंडियन है ये इस अवार्ड को लेने वाले प्रोमिनेंट, जो काफी फेमस है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड लीडर में नेल्सन मंडेला को ये अवार्ड मिला हुआ है अपने इंडिया की तरफ से। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। ओवरऑल अगर आप गांधी के थॉट्स देखोगे तो आपको उनकी पूरी स्ट्रगल में, पूरी लाइफ में दिख जाएंगे कि सच को बहुत अहमियत देते हैं वो, ठीक है। सो उनका कहना है कि भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, हमारी चॉइस है, लेकिन अगर स्टिल एक नाम होना होता ना तो वो नाम होता सच, सत्य, सत्य, ठीक है, ट्रुथ। इन्होंने इनिशियली जो है ये मानते थे कि गॉड इज ट्रुथ, बट लास्ट में बाद में इनका आइडिया चेंज हुआ और इन्होंने बोला ट्रुथ इज गॉड, यानी सच ही भगवान है, भगवान सच नहीं है, सच ही भगवान है। सो लास्ट में अल्टीमेटली जो है वो इस आइडिया पे पहुंच गए थे। यानी इससे ये भी पता चलता है कि वो फ्लेक्सिबल थे अपने थॉट प्रोसेस को लेके, ऐसा नहीं था कि रिजिड हो वो सोच में, ओके। और जब तक आप रिजिड नहीं होते, चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि आप जो है बदलाव के साथ साथ आगे बढ़ना जानते हो। तो अगर आप बदलाव के साथ आगे बढ़ोगे तो और बेहतर तरीके से आप उस बदलाव को एक्सेप्ट भी कर पाओगे, और जो है वो हैप्पीनेस बोलते हैं ना कि हम चॉइस होती है हैप्पीनेस, तो वो दुखी वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो, ओके।
क्योंकि फ्लेक्सिबल कई बार रिजिडिटी आ जाती है कि आप स्टीरियोटिपिकल सोच में, स्टीरियोटिपिकल चीजों में फंसे रह जाते हैं और आप बदलना नहीं चाहते कि नहीं हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, तो उस चक्कर में जो है वो फिर इंसान दुखी रहता है, क्योंकि बाकियों ने जो करना है वो करेंगे ही। ओके, सो वो अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी गांधी जी के थॉट्स में यहाँ नजर आती है। तो सच, ट्रुथ, ठीक है, नॉन स्टीलिंग, और नॉन स्टीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है चीज जो है चुरा नहीं रहे हैं, तो वो उसके अलावा भी, यानी जो आपके पास नहीं है और आप किसी दूसरे को देख के उसकी इच्छा कर रहे हैं, तो उसको भी एक तरीके से चोरी या स्टीलिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ थेफ्ट को या जो है आप जो है चोरी ना करें, सिर्फ वो नॉन स्टीलिंग नहीं है, किसी और की चीज पे नजर ना डालें। टू कीप और टेक व्हाट वन डज नॉट नीड, आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज के बारे में भी आप ना सोचें। दैट इज, अगर आप उस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं तो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उस चीज को रखना जिसकी आपकी जरूरत नहीं है, तो उसको भी ये स्टीलिंग ही बोलते हैं। नॉन पोजेशन, ठीक है, तो यानी वो ये होड़ नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के लिए कि ये चीज मेरे को भी चाहिए, उसके पास है तो जरूरत जबकि आपको है नहीं। तो नॉन पोजेशन की जो है क्वालिटी को ये फॉलो करते हैं। ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं कि अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर जो है कंट्रोल होना चाहिए पूरा, आपके वर्ड्स पे, डीड पे, सेंस ऑर्गन पे, हर चीज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, उसको ये ब्रह्मचार्य बोलते हैं। ठीक है, देन है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, पॉसिबल ही नहीं है अहिंसा के बिना। अगर आप हिंसा के रास्ते पे हैं तो आप ट्रुथ को रियलाइज नहीं कर सकते, और ट्रुथ को तो ये गॉड बोल रहे हैं। तो अहिंसा इज द सुप्रीम धर्म, वही हमें फॉलो करना है। एजुकेशन के केस में भी इन्होंने बोला कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए अपने को, ऑल राउंड जो डेवलपमेंट के हमें बेस्ट बाहर निकालना है, बच्चे का जो बेस्ट पोटेंशियल है ना बॉडी, माइंड और स्पिरिट में, उन सबको बाहर निकालना है। ठीक है, कैरेक्टर को ये काफी अहमियत देते हैं। तो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर एक पाप है, ये बात भी इन्होंने बोली है। लिटरेसी में भी ये नहीं बोलते कि लिटरेसी से ही सब शुरुआत है, या अगर आप लिटरेट नहीं है तो आपको कुछ नहीं आता, नहीं, लिटरेसी ना तो बिगिनिंग है ना ही एजुकेशन का एंड है। ओके, सो लिटरेसी वर्ड को ये एजुकेशन से डिफरेंशिएट ही रखते हैं। अच्छा, ये सेल्फ सपोर्टिंग आएगा, सेल्फ सपोर्टिंग क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन को ये फॉलो करते हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनको जितना हो सके, हम ये नहीं बोल रहे कि कंप्लीटली आप सेल्फ सपोर्टिंग बन जाओ, बट जितना हो सके उतना सेल्फ सपोर्टिंग बनने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये 3-4 स्टेटमेंट जो यहाँ दिख रही है ना आपको, ये आई हुई है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, और वो हम इनकी फिलोसफी से, जो हम इनके थॉट्स पढ़ रहे हैं वहां से भी हमें याद हो जाएंगे। ओके, तो महात्मा गांधी जो है वो एक नई सोसाइटी चाहते हैं ट्रुथ के बेस पे, जो यहाँ पे नॉन वायलेंस हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, पैट्रियोटिज्म की भावना हो, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिज्म, और एक एकता जो है, वननेस विद गॉड, ये अल्टीमेट एम माने जाते हैं। राम राज्य की ये बात करते हैं, उसी में सर्वोदय समाज की भी ये बात करते हैं जहां पे सब लोग साथ मिलके अच्छे से रह रहे हैं। ओके, सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ट्रुथ और अहिंसा की बात करते हैं। सो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, ब्रह्मचार्य, सेल्फ रियलाइजेशन, अहिंसा ही सुप्रीम धर्म है। तो ये चीजें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वालिटी, ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि अच्छा ये इनसे रिलेटेड हैं। ओवरऑल अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो डॉक्टर एम.एस. पटेल ने बहुत अच्छी लाइन बोली है गांधी जी की फिलोसफी से रिलेटेड, जो क्वेश्चन में भी आती है, पेपरों में आ जाती है क्वेश्चन में ऑप्शंस के साथ। ठीक है, सो ये वैसे तो गांधी जी को आइडियलिस्ट माना जाता है। किसी बच्चे ने बोला था टैगोर जो हैं वो आइडियल एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या हम टैगोर को आइडियलिस्ट बोल सकते हैं? नहीं, हम टैगोर को नेचुरलिस्ट ही बोलेंगे, और क्योंकि उनका मेन आइडिया जो है वो नेचर के करीब था। वो अपनी आइडियल एजुकेशन की डेफिनेशन खुद देते हैं, तो हम आइडियलिस्ट फिलोसफी से उनको जो है मैच नहीं कर सकते, वो नेचुरलिस्ट में ही रहेंगे। और महात्मा गांधी की आप बात करेंगे तो ये वैसे आइडियलिस्ट में रहेंगे, लेकिन ये आइडियल, क्योंकि ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में आइडियलिज्म दिखता है, मेथड्स ये आप पढ़ाएंगे कैसे उसमें प्रैग्मेटिज्म दिखता है, और सेटिंग कैसी होनी चाहिए, एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए उसमें नेचुरलिज्म दिखता है। इसलिए गांधी की फिलोसफी नेचुरलिस्टिक इन इट्स सेटिंग, आइडियलिस्टिक इन इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और प्रैग्मेटिक इन इट्स मेथड या प्रोग्राम ऑफ वर्क। तो ये डॉक्टर एम.एस. पटेल ने ये वर्ड्स बोले हैं, बहुत बढ़िया लाइन है, एज इट इज क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, देन है जी ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं एजुकेशनल फिलोसफी की बात कर रही हूँ। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात की है, जिसको हम नई तालीम या बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं। कई जगह पे लिखा होता है 7 से 14 साल की जो है फ्री एजुकेशन की ये बात करते हैं, फ्री एंड कंपलसरी की, और कई जगह पे 6 से 14 भी मेंशन है। तो 7 से 14 वाला आई थिंक ज्यादा जो है ऑथेंटिक है, अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो।
ओके। इंटरेस्ट इज टू बी द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी अगर बच्चा सीख रहा है तो वो इंटरेस्ट बेसिस पे सीखे, प्लस उसको जब आप सिखा रहे हैं तो आप मदर टंग में सिखाएं, ना कि इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में, क्योंकि जो उसने बचपन से बोलनी सीखी है उसमें वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएगा। ओके। देन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, यानी एक्टिविटीज और क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए जहां पे बेसिक क्राफ्ट, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, साइंस, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएं ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। ओके। अब जब क्राफ्ट की बात आ रही है तो क्राफ्ट में ये डिग्निटी ऑफ लेबर को भी रेकमेंड करते हैं। अगर क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होगी सो मिनिमाइजेशन होगा कि रूरल यूथ जो है वो शहरों में जाके जो नौकरियां नहीं ढूंढेंगे, प्लस अगर ये क्राफ्ट बेस्ड होगी तो हम वहीं से ही टीचर की जो सैलरीज हैं वो एक्सपेंसेस जो हैं वो भी वहीं से निकाल सकते हैं। प्लस इन्होंने टीचर्स को भी बोला है कि टीचर्स को सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए और बिल्कुल मोडेस्ट सैलरी में उनको अपनी आजीविका चलानी आनी चाहिए, वो मैनेज कर पाए चीजों को। ओके। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? सेल्फ सपोर्टिंग और सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए कि बच्चा जो काम कर रहा है वहां पे उससे वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली कमा भी पा रहा है, और वो किस लिए कमा पा रहा है? क्योंकि हम उसको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं क्राफ्ट में। ओके। देन ही एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस एंड कैपेसिटी टू अर्न, तो अपनी लाइवलीहुड को आप अर्न कर पाए, इस पे मेजर फोकस है। ऑल्दो इन्होंने बहुत सारी चीजों पे फोकस किया, जैसे इन्होंने इनकी फिलोसफी के पीछे हमें क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी की ये इच्छा रखते हैं वो चीजें देखी हैं, बट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्टीमेट पर्पस क्या है गांधी की एजुकेशन का। सो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिए। वहां पे ऑप्शन में आपको क्लासलेस सोसाइटी भी मिल रहा था, बट स्टिल प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो आंसर में है, और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है इनका अल्टीमेट पर्पस रहेगा कि मेजरली तो आप ह्यूमन बीइंग को प्रमोट करना चाह रहे हो ना, दैट मीन्स इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी क्लासलेस सोसाइटी इंक्लूड हो गई, आप ये भी मान सकते हो। प्लस वो इच्छा रखते थे बट हो नहीं पाया था क्लासलेस सोसाइटी वाला एक तरीके से। ओके। तो कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी की वो बात कर रही थी। अल्टीमेट एजुकेशन का एम ये भी है कि गेनफुली एम्प्लॉयड जो है वो बच्चों को बना पाए, आप हेल्प कर पाए इंडिविजुअल्स को कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी आजीविका चला पाए। ओके। सो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इनके एम ऑफ एजुकेशन में ये चीजें हरिजन पत्रिका में छपी हुई थी 1934 में, कि आप बच्चे को कुछ ना कुछ स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएगा, टू ट्रांसमिट द एज ओल्ड हेरिटेज अपने नेशन की, सो वो आपको ट्रांसमिट करनी है नेक्स्ट जनरेशन को। कैरेक्टर बिल्डिंग पे ये काम करते हैं, इन्होंने बोला भी नॉलेज विदाउट कैरेक्टर जो है वो पाप है, सिन है। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, इन सब चीजों पे फोकस आपको करना है, तभी आप जो है वही बॉडी माइंड स्पिरिट इसको बाहर निकाल पाएंगे, बच्चे के पोटेंशियल को बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है। आइडियल सिटीजन्स प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, वो आइडियल सिटीजन जो है वो नेशनल कॉन्शियसनेस, पैट्रियटिज्म की भावना से भरे हुए होंगे। ओके। एक आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं जहां हर कोई बराबर है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, पॉवर्टी नहीं है, चिंताएं नहीं है। तो एक सोसाइटी जहां पे जो कास्टलेस और क्या है क्लासलेस सोसाइटी है, जो सिर्फ लव, ट्रुथ, जस्टिस, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, भाईचारे, इन सब चीजों पे बनी हुई है, ऐसी सोसाइटी जिसको ये राम राज्य, सर्वोदय समाज, वैसे समाज की ये कल्पना करते हैं, और ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं कि ये एजुकेशन का एम होना चाहिए। ठीक है। सो इसलिए डेफिनेटली ये क्लासलेस कास्टलेस की बात करते हैं, बट अगर ऑप्शन में प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है तो आप उसके साथ जाइए, क्योंकि वो बहुत जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जब भी नेट में या कहीं क्वेश्चन आया है तो प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है उस ऑप्शन को सबसे ऊपर रखा गया है। ओके। इन्होंने वारधा स्कीम की भी बात की। सो वारधा स्कीम रिलेटेड है गांधी जी से, बट वारधा कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? जाकिर हुसैन थे। सो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओके। सो वारधा स्कीम जो है वो बिकॉज वारधा में एक कॉन्फ्रेंस होती है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और वहां पे जो है ये सजेशंस दिए जाते हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 to 14 के बीच की। सो वो सारी चीजें वहां पे जब बात की जाती है, मास एजुकेशन की बात की जाती है कि आपको मास एजुकेशन प्रैक्टिकली प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि आप देखो ना 1835 में मास एजुकेशन की बात तो की ही नहीं थी ना। मकाले मिनट में हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की बात कर रहे थे, हम मास एजुकेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे थे, राइट। सो वो
अब आप देखो कि 100 साल लग गए 1937 तक आते आते, और 1937 की बात है ये वर्धा स्कीम वाली। तो 1937 तक आते आते आपको 100 साल लग गए ये चीज पे आने में कि हमें मास एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कंपैरेटिवली चीजें सुधरी हैं उस 100 साल में, ऑब्वियसली 1835 से 1937 तक आते आते ग्रेजुअली हुई हैं चीजें, बट मास एजुकेशन की हम बात करते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया है कि मेजर प्रिंसिपल आइडिया यही है कि होल एजुकेशन का, वो जब आप एजुकेशन इम्पार्ट करते हो तो बॉडी माइंड और सोल या स्पिरिट जो है आप हैंडीक्राफ्ट के थ्रू बच्चों को चीजें सिखाएं और उनका पोटेंशियल बाहर निकाल के लाएं। ओके, वारदा स्कीम वही फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करती है 7 to 14 की एज की। वारदा एजुकेशन कमेटी जो थी ना, उसके कौन थे चेयरपर्सन? जाकिर हुसैन थे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाए। और जो जो चीजें गांधी जी ने बोली हुई थी क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन और जो ये हरिजन पत्रिका में छपी हुई थी, इन बातों को बहुत ध्यान रखा गया और इन बातों को इनमें इंक्लूड किया गया रिकमेंडेशंस में। ओके, तो इसलिए वारदा स्कीम को कई बार गांधी जी से रिलेट करते हैं, बट चेयरपर्सन कौन थे? जाकिर हुसैन थे। ओके, 3 सेंटर्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड की बात करते हैं तो ये तीन इंटरकनेक्टेड सेंटर्स पे फोकस करते हैं। एक फिजिकल एनवायरनमेंट ठीक हो, एक सोशल एनवायरनमेंट ठीक हो और एक क्राफ्ट वर्क जो है वो बच्चों को आए। सो इन 3 चीजों का इट्स लाइक क्राफ्ट वर्क जो है वो नेचुरल मीटिंग पॉइंट बन रहा है इनका, कि आप क्राफ्ट वर्क सीखेंगे तो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, सारी चीजें जो है वो बेटर रहेंगी और आप यूटिलाइज कर पाएंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है करने पे, एक्टिविटी पे फोकस है, क्योंकि हमें ना इनकी सारी चीजें वही समझ जानी चाहिए जब हम बोल रहे हैं कि आप जो है नेचुरलिस्टिक सेटिंग होनी चाहिए, यानी नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में हमें पढ़ाना है। आइडियलिस्टिक हमारे एम होने चाहिए और प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड जो है अपने क्या होने चाहिए? प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, सो मेथड्स होने चाहिए आप जो यहाँ, तो मेथड प्रैग्मेटिज्म में हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं, राइट। सो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस रहेगा। कि इन्होंने इस आइडिया को भी रिजेक्ट किया कि सोनली आप किताबों से या जो मेथड्स हैं, सोर्सेज हैं, उन्हीं के थ्रू आप प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। नहीं, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करने के लिए किताबों की जरूरत नहीं है। सो सोनली आप किताबों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, स्कीम ने बेसिकली कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशंस, लाइफ से सीखना, उन चीजों पे फोकस किया। गांधी जी ने जब अपने एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट किए, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की, बेसिक एजुकेशन की बात की, तो हमने पढ़ा था टैगोर के टाइम पे भी कि वहां से जो है आपके शांति निकेतन से, उस स्कूल से जो है वो टीचर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। ओके जी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इनकी बायोग्राफी है, हर बार पूछी जाती है। मैच द फॉलोइंग में गांधी जी से रिलेटेड अगर कोई बुक आई है तो 2 ही बुक पूछी गई हैं, एक है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और दूसरा है एथिकल रिलीजन। बाकी सारी बुक्स भी गांधी जी से रिलेटेड हैं, उन्होंने लिखी हैं, बट एथिकल रिलीजन और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ आपके नेट में, बाकी सेट में बार बार पूछी जाती है, तो ये 2 तो एटलीस्ट याद है। इंडियन ओपिनियन जो है वो भी गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसके फर्स्ट एडिटर कौन थे? मनसुख लाल हीरालाल थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यंग इंडिया, तो यंग इंडिया एक वीकली पेपर है और एक बुक है। जो बुक है वो लिखी है लाला लाजपत राय ने, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, और जो वीकली पेपर या जर्नल है जो इंग्लिश में पब्लिश हुई है वो मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है वो पब्लिश की है। सो यंग इंडिया किससे रिलेटेड है? अगर ये आ जाए और वहां पे गांधी जी फिट बैठ रहा हो, सो जस्ट गो विद दैट। वो वहां पे वीकली पेपर की बात कर रहे हैं, बुक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास जब भी अपने पेपरों में, एजुकेशन के पेपर में जब भी यंग इंडिया आता है, कहीं पे लाला लाजपत राय का नाम नहीं मिलता। सो लाला लाजपत राय यूजुअली हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, बट वीकली पेपर जर्नल की बात हो रही होती है तो हम यंग इंडिया को गांधी से रिलेट करेंगे। ओके, सो गांधी जी ने और भी जैसे हरिजन पत्रिका पब्लिश करनी शुरू की थी यरवदा जेल से, जब वो जेल में थे। देन ही क्रिएटेड 3 पब्लिकेशंस, तो उन्होंने हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में। सो ये 3 जो है लैंग्वेजेस में इन्होंने ये पत्रिका पब्लिश की थी। देन ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 5 बार नॉमिनेट हुए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए। दूसरा आप ध्यान रख सकते हो कि 1930 में टाइम्स मैगजीन मैन ऑफ द ईयर जो है ये रहे हैं। ओके, तो मैन ऑफ द ईयर जो है वो टाइम्स मैगजीन ने इनको डिक्लेयर किया था 1930। ओके जी, सो ये आपकी जो है वो सारी की सारी चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनकी स्टोरी के रूप से भी, वो मैंने आपको बता दी है। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इस वीडियो को बंद करने से पहले सुन लो एक बार क्या क्या ध्यान रखना है। इनकी फिलोसफी में ट्रुथ,
को गॉड बोला गया है, ट्रूथ इज गॉड, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां पर भी आपको नजर आ जाए क्राफ्ट बेस्ड, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है। वारदा वर्ड आ जाए तो वारदा स्कीम का नाम पता हो, मतलब इट्स लाइक वारदा स्कीम गांधी से रिलेटेड है, प्लस वारदा कमेटी की या वहां पे चेयरपर्सन की बात आ जाए तो आपको जाकिर हुसैन याद हो, आपको इनकी बुक्स का नाम पता हो, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और दूसरा आपको एथिकल रिलीजन बुक का नाम पता हो, प्लस इनकी जो फिलोसफी है कि वो क्या क्या है, जो डॉक्टर एम एस पटेल ने बोली थी कि वो आइडियलिस्टिक इन एम है, प्रैग्मेटिस्टिक मेथड है, नेचुरलिस्टिक सेटिंग है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ओवरऑल क्वेश्चंस इन्हीं के अराउंड आते हैं, प्लस टोल्स्टॉय फार्म कहाँ कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। देन टोल्स्टॉय फार्म के अलावा जो साबरमती या सेवाग्राम आश्रम है वो भी गांधी जी ने ही शुरू किए हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती थी, सत्याग्रह को ये सपोर्ट करते हैं, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह ना, तो सच के लिए, नॉन वायलेंस के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको पता हो, ये जो मैंने अभी बताई आपको, ये मेजर है, क्वेश्चन इन्हीं के अराउंड घूमता है, आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इन सारी बातों से सोल्व हो जाएगा। प्लस वो चीज ध्यान रखना, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की जो है बात करते हैं ये, तो वो आपके ऑप्शन में कई बार आया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी की भी बात करते हैं, बट अगर क्लासलेस कास्टलेस भी ऑप्शन में है और आपका प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग भी ऑप्शन में है, तो आप प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ आगे बढ़े। ठीक है जी, सो ये हो गए महात्मा गांधी, उनकी फिलोसफी, उनकी चीजें। मैंने कोशिश की है कि डिटेल में भी हो, प्लस इतनी भी ना हो कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।